Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on G classes. So इस सेशन को मैं बाइलिंगुअल रखना चाहूँगा और ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि पेपर में अटैम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन, इसके लिए अभी तक कोई वीडियो जल्दी नहीं मिलता है यूट्यूब पे। तो पढ़ना तो सब लोग पढ़ते हैं, सारे अपने किसी न किसी क्लास से कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट हम लोग इसके बाद भी देखते हैं किसी का पीटी क्रैक होता है, किसी का मेंस क्रैक होता है, फिर भी मेरिट नहीं बन पाता है। तो उसके रीज़न क्या है कि हम लोग पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं जानते हैं, और वो कैसे होता है, उसके लिए क्या करना होता है, वो हम जस्ट अभी पढ़ाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द क्वेश्चन। The ratio of the present age of Mohan and Komal is 8:5. After 8 years, Mohan's age will be 40 years. What was Komal's age 6 years ago? क्वेश्चन को मैं हिंदी में बताता हूँ। दो लोग हैं, मोहन और कोमल है, उसका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 8:5 दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 8:5। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद जो मोहन का एज हो जाएगा वो 40 ईयर्स हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, कोमल्स का एज निकालना है 6 ईयर्स अगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, प्रेजेंट एज नहीं पूछा है, 6 ईयर अगो का पूछा है। तो जब हम क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं तो 8 ईयर्स मोहन से, आफ्टर 8 ईयर्स मोहन का जो एज है वो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। डैट मीन्स अभी वो कितने साल का है, वो 32 ईयर्स का है। अब जब 32 ईयर्स अगर वो प्रेजेंट एज दे रखा है, तो 32 प्रेजेंट एज दे रखा है, तो इसका रेशियो क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। दैट मीन्स 8 जो इसका प्रेजेंट रेशियो है वो 32 को डिनोट कर रहा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू अगर 32 है, दैट मीन्स ये 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, 8 4 32 होता है। तो इस तरह से 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 5 4 जो क्या हो गया 20। तो 20 ईयर्स किसका निकल गया, ये कोमल का प्रेजेंट एज निकल गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ मैं कि 8 यूनिट का वैल्यू 32 दे रखा है, दैट मीन्स 4 टाइम्स ये है। सिमिलरली ये 5 का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जब 4 टाइम्स करेंगे 20 ईयर्स हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कोमल का प्रेजेंट एज है। अगर कोमल आज 20 साल की है तो 6 साल पहले कितने साल की होगी, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, विदाउट राइटिंग एनी सिंगल वर्ड। अगर आप एक भी सिंगल वर्ड लिखते हो तो समझ लीजिए आपका पीटी क्लियर होने वाला है, शायद मेंस भी क्लियर हो जाए, मेरिट नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसमें जो तो 2 से 4 सेकंड लगा आपका उसे बचाना है। उसके लिए क्या करना, सिंपल से क्वेश्चन को देखेंगे। 8 5 का रेशियो देखा है जो कि प्रेजेंट एज है, 8 और 5 का रेशियो है प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ये मोहन का रेशियो है, और मोहन का एज रेशियो बता रहा है कि वो 32 ईयर्स का है आज प्रेजेंट। प्रेजेंट एज अगर मोहन 32 रेशियो का है तो 32 8 यूनिट की वैल्यू है, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स है। तो 8 4 32 आपका दे रखा है 32 ईयर्स। सिमिलरली ये 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ओरली कर लेना, ये 5 4 20 ईयर्स आज इसका प्रेजेंट एज हो गया कोमल का। तो जब कोमल का आज प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है, तो इससे 6 साल पहले का अगर एज पूछा जाए तो क्या हो सकता है, वो आपका 14 ईयर्स हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द अनदर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बैंकिंग में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि ओरल कैसे कर सकते हैं। बिकॉज पहले पेपर और पेन का यूज करते थे क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता था। अब जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जब आपके पास केवल स्क्रीन है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम को ऑनलाइन के तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, और क्वेश्चन भी उस टाइप से आप लोग को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कि विदाउट यूजिंग पेपर और पेन आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। So let's read the second question. The sum of 5 consecutive even number is a very important point. Even numbers is equal to 180. 5 consecutive even number का सम दे रखा है, वो 180 दे रखा है। अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जब 15, ये आपका 36 आपका एवरेज आ गया उसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो पता है एवरेज के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 और इस 5 नंबर का हमको एवरेज निकालना है, तो ये बीच का नंबर जो है वो एवरेज नंबर कहलाता है।
तो 180 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, ये भी ओरल आपको पता चल जाएगा कि 36 आने वाला है। तो जब 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम 36 आ रहा है, एवरेज अगर 36 आ रहा है, तो वो 36 तो आपका ये नंबर हो गया। तो अब हमसे पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट। तो 36 अगर ये है, तो इससे हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट आने के लिए इससे हम 2 पीछे चले जाएंगे, फिर यहाँ से 2 पीछे चले जाएंगे। तो ये 36 में 4 चला गया, ये 32 आ गया। सिमिलरली अगर इसमें हम +2 करेंगे, यहाँ पे भी +2 करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका वो 32 है, एंड द लार्जेस्ट नंबर है वो आपका 40 है। अगेन रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा कि ये क्या देख रहा है कि सम दे रखा है 180, एवरेज नहीं दे रखा है। तो एवरेज निकालने से हमको क्या पता चलेगा, मिडिल टर्म पता चल जाएगा, मिड का नंबर पता चल जाएगा। तो जब वो मिड का नंबर पता चलता है, तो उससे क्या होता है आपको कि वो उससे हम उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये 36 मेरा एवरेज है, तो इवन नंबर बोला है इसलिए हम यहाँ पे -2 गया है। अगर कॉन्सिक्यूटिव सिर्फ नंबर्स होता तो -1 करके जाते हैं, क्योंकि इवन नंबर में हमेशा 2 का मल्टीपल में चलता रहता है वो। तो ये आपका क्या होगा, 36 में अगर 2 चला गया 34, यहाँ पे अगर आप नंबर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इज 34, दिस इज 32, दिस इज 36 एंड 38 एंड 40। सो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आपका 40 हो जाएगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट बोला है, ये प्रोडक्ट निकालने के लिए भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल सा आपको अगर देखा जाए तो ये लास्ट का यूनिट डिजिट देखेंगे 0। 0 किसी के ऑप्शन में है, सिर्फ एक आंसर दिख रहा है, ये है जिसका आपका लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है। अगर आप और भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 32 × 40 कर लिया, 1280 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल सा हमको दिख रहा है 180 अगर सम है, इसको अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 36, यहीं पे आपका 36 हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। अब एवरेज जब 36 आ गया तो हमको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मल्टीप्लाई चाहिए। तो स्मॉलेस्ट इसमें हम 4 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 32 आ जाएगा। इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं 36 में तो ये 40 आ जाता है। एंड पता है लास्ट का 0 दिख रहा है, यहाँ पे आपका 0 किसी में भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन इज देयर, सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बैंकिंग एग्जाम में, कॉर्पोरेशन बैंक का ये एग्जाम क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई शक? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को भी मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, अगर इसका सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते जाते हैं तो हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, और हर एक चैप्टर को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड तक मैं बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं 4 क्वेश्चन उठा लिया एक चैप्टर से जो आपका बेस्ट क्वेश्चन होता है और उसके बाद फिर पता नहीं उसके लिए कोर्स को खरीदो और एंड दिस, ये सब काम नहीं होने वाला है। आपका सपोर्ट मिला तो सारे चैप्टर्स का मैं टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और उस 50 क्वेश्चन से बाहर का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन, और वो मोर देन इनफ होने वाला है किसी भी एग्जाम का पीटी मेंस के लिए। अभी जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, टीसीएस का जो पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से वो मोर देन इनफ होगा जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बैंकिंग एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये भी ध्यान में रखना है कि ये इवन नंबर बार बार बता रहा है, ये 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट ए, कोई सेट है, उस सेट का 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है वो 378 है। व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पे इवन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सेट ए था, जो सेट बी है या कोई डिफरेंट सेट है उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स है, वो भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ना ये इवन है ना ये ऑड है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में अक्सर गलत होने का ही चांसेस है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इसमें इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। कुछ लोवेस्ट नंबर इज 23 लेस देन द मीन ऑफ सेट ए, जिसका लोवेस्ट नंबर जो है वो सेट ए का जो एवरेज है उससे आपका क्या दे रखा है कि 23 छोटा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर आ जाएगा आपके एग्जाम में। कैसे आएगा वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेट ए का जो सम दे रखा है 378 है, ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर का आपका जो दे रखा है वो 378 है।
जब इसका एवरेज निकालते हैं हम तो 378/7 करेंगे। जब 378/7 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 54, आपका ये आ जाएगा एवरेज। एवरेज को ही हम लोग मीन के नाम से भी जानते हैं। ये मीन कितना आ जा रहा है आपका 54। जब आपका ये 54 एवरेज आ जा रहा है, देन अब ये क्या हो रहा है कि जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सेट है उसका जो लोवेस्ट नंबर है, लोवेस्ट नंबर क्या है 23 छोटा है। 23 छोटा है, किससे छोटा है? सेट ए के एवरेज से। तो सेट ए का एवरेज 54 है। जब 54 से 23 अगर चला जाएगा ये 31 बचता है। तो जो नेक्स्ट सेट है सेट बी का जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ना ही वो इवन है ना ही वो ऑड है, तो उसका जो ये क्या है लोवेस्ट टर्म है। अगर ये लोवेस्ट टर्म आपका 31 है तो इसमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए क्या होगा, अगर ये एक लोवेस्ट 31 है तो इसमें क्या हो जाएगा 32, 33 एंड 34। ये आपका 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। मान लीजिए ये आपका सेट बी का है, तो सेट बी में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके मिल गए। अब क्या पूछा है कि इनका क्या पूछा है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए अब सम आप कैसे निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं है हम लोग 31 + 32 + 33 इतना तो नहीं लिखना है। सिंपल से क्या करना है, 3 4 जा 120, 120 आपका इधर हो गया, 4 3 7 2 9 और 110 यानी 130। ये आपका सम कितना दे रहा है 130 दे रहा है। 130 हियर इज द आंसर। आपके ऑप्शन में रहेगा 130, टिक कर देना। ये तो समझा दिया मैंने। अब इसको एग्जाम में आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका पीटी क्लियर हो सकता है, मेंस क्लियर हो सकता है, बट मेरिट नहीं बनेगा। और ऐसा आप लोग जान भी रहे, जितने व्यूअर्स हैं वो उन लोगों को पता है कि उन लोगों का मेरिट नहीं बना। शायद ही कोई हो जो जॉब में हो और वो मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी मोस्ट वेलकम है, मेरे लिए सब्सक्राइबर्स फेच कीजिएगा। करना क्या था हमको, ये सेट ए का आपका सम दे रखा है, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये मेरा को एवरेज दे दिया। एवरेज को ही मीन नंबर भी बोलते हैं। जब ये 54 एवरेज आ गया, सेकंड सेट में क्या बोला है कि लोवेस्ट नंबर जो है वो पहले वाले सेट का एवरेज से 23 छोटा है। तो पहले वाला सेट जब आपका 54 आ गया, अगर आप ओरल भी एग्जाम में करो तो ये 54 चला गया दिमाग में। अब 54 से 21 आप सब्ट्रैक्ट 23 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 31। जैसे ही आपका 31 आपका एक नंबर मिल गया जो कि लोवेस्ट नंबर है। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स चलना है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दैट मीन्स ना आपको इवन लेना है उसमें ना ऑड लेना है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब ही अगर कोई पहला नंबर 31 है तो लगातार संख्या चाहिए, तो लगातार संख्या 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मेरे को 4 ही क्वेश्चन नंबर चाहिए था, इसलिए 4 नंबर का सेट ले लिया मैंने। उसके बाद इसका सम पूछा है, तो सम निकालने के लिए सिंपल सा 3 4 जाओ 120 और उसके 4 3 7 2 9 110 130 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर्स ही करवा रहा हूँ। तो ये बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि सारे बैंकिंग का क्वेश्चन ही मैं अभी करवा रहा हूँ। बट इसके साथ साथ जो लोग एसएससी, रेलवे या एनटीपीसी का भी रिसेंटली जो चल रहा है एग्जाम, उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न पे ही ये सारा क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि स्कोर्ड 225 मार्क्स इन अ टेस्ट। कोई एग्जाम हुआ जिसमें रवि को कितना मार्क्स मिले, 225 मार्क्स मिले, और उसके बाद वो क्या होता है 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। डैट मीन्स अगर उसको 225 मिला और 15 से फेल हो गया तो पास होने के लिए उसको टोटल कितना मार्क्स चाहिए था, 225 + 15 240 मार्क्स चाहिए था। 240 को हम लोग 24 भी एज्यूम कर सकते हैं या 240 एज्यूम कर सकते हैं। अगर ये 240 मार्क्स आता तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था 25%। तो डैट मीन्स अगर 240 आया तो वो 25% मार्क्स को ही लाया है। उस अब तो पूछ क्या है इसमें, परसेंट ऑफ द मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, तो 100% ही किसी भी एग्जाम का कोई भी एग्जाम मार्क्स होता है वो 100% में ही काउंट होता है। तो जब 25% आपका 240 है तो 100% में जाने के लिए सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% होता है। तो इसका भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमको 24 4 जो आपका 96 देता है। 96 से केवल एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका। बस ऑप्शन देखते के साथ आंसर आप टिक कर सकते हैं। कोई शक? फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को।
225 मार्क्स लाने के बाद वो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो डैट मीन्स उसको 240 नंबर लाना था। 240 नंबर लाने पे वो 25% मार्क्स के इक्वल होगा, क्योंकि पासिंग परसेंट जो उसका है वो 25% है। आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है ये कि 33% पे आप पास होंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैंक का क्वेश्चन होगा, कारपोरेशन बैंक का ही क्वेश्चन है। तो 25% जब आपका 240 हो रहा है तो 100%, दैट मीन्स 25 का 4 टाइम्स, तो 240 का भी 4 टाइम्स। अब 240 का 4 टाइम्स लाना है तो जीरो को इग्नोर कीजिए, सिंपल सा 24 4 जा 96। 96 अगर जहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 96 नहीं है, यहाँ 86 है, आपको 96 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 96 और एक जीरो लगा हुआ है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए क्लासेस जहाँ भी आप करते हैं तो क्लासेस में कोई भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पढ़ने का तरीका बताते हैं, और क्वेश्चन को ऑलमोस्ट वो अपने हिसाब से बेच देते हैं, और आप लोग वो बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, तो प्रैक्टिस करना अलग चीज़ होता है, और प्रैक्टिस में भी हम लोग वही करते हैं जो स्कूल के टीचर करवाए रहते हैं, स्कूल का नहीं, आई मीन कोचिंग का जो टीचर करवाए रहते हैं। तो क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन फास्ट करो। कोई कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस का करने का तरीका होना चाहिए। इस टाइप का अगर आप ओरल प्रैक्टिस करते हैं, ओरल बिना पेन पेपर यूज किए हुए क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, एटलीस्ट अगर इवन 20 क्वेश्चन भी आप एवरीडे करते हैं तो इवन 2 मंथ्स में आप बहुत अच्छा अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। और ये सारा प्रीवियस ईयर बैंकिंग का क्वेश्चन है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए इस वीडियो को। आई होप आपका सपोर्ट रहा तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ इस चैनल पे। सो आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। ये मेरा मेडन वीडियो है, डैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब, और अगर इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है हर एक लोगों का फर्स्ट वीडियो जो होता है, तो इसमें और कुछ कम बेसी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मोर एंड मोर शेयर कीजिए इस चैनल को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 13 डेज। हिंदी में मैं बोलता हूँ, 7 लड़कियां हैं किसी काम को 13 दिन में खत्म कर देंगी। 6 लड़के जो हैं उस सेम काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। एंड 9 मैन, 9 आदमी जो है उसी सेम काम को 9 दिन में खत्म करता है। एंड 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 14 डेज। तो 6 औरतें जो है उसी काम को 14 दिन में करती हैं। हु आर दी मोस्ट इफिशियंट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कारीगर कौन है, सबसे अच्छा काम, सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा ताकत से कौन काम करता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है, ओरल है, बस क्वेश्चन देखें और आंसर टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। 7 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 13 डेज। अगर 7 गर्ल्स किसी काम को 7 गर्ल्स किसी काम को अगर 13 दिन में करती हैं तो 1 गर्ल कितने दिन में करेंगी, तो आपको पता है ये 91 डेज में करेंगे। 13 इंटू 7 करते हैं 91 डेज में। तो एक गर्ल्स किसी काम को 91 डेज में करती हैं, तो अब हमको सिर्फ यही देखना है, इससे कम डेज में जो करेगा वो मेरा मोस्ट इफिशियंट होगा। तो ओरल चलते हैं अब। 7 गर्ल्स 13 डेज में, 1 गर्ल्स कितने डेज में कर रही है, तो 7 3 जा 91 हो गया, इसको एक बेस ले लिए। अब इससे कम काम दिन वाले पूछते हैं लोग। 6 बॉयज है 12 डेज में करते हैं, तो 1 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो 12 6 जा 72। अब आपको पता है कि ये तो 91 डेज में कर रही थी, ये 72 डेज में कर रहा है, तो ये तो अभी छोटा हो गया। अब इसके आगे मूव करते हैं। 9 मैन किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो एक मैन किसी काम को कितने दिन, टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 9 जा 81 डेज। तो अगर देखा जाए तो बॉय को 72 डेज लग रहा है, मैन को 9 9 जा 81 डेज लग रहा है, गर्ल्स को कितना लगा था, 91 डेज लगा था। एंड द लास्ट 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 14 डेज। अगर 6 वुमेन है 14 दिन में काम करती हो, तो एक वुमेन कितने दिन में काम करेंगी, 84 डेज में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे कम टाइम किसका लग रहा है, बॉयज 72 डेज लग रहा है, और 72 डेज से कम कोई नहीं ले रहा है, दैट मीन्स बॉयज आपका मोस्ट इफिशियंट है। अब इस क्वेश्चन को ओरल कैसे करना है, तो एक बेस ले लेते हैं। 7 गर्ल्स 13 डेज में, दैट मीन्स 1 गर्ल्स 91 डेज में कर रही है। अब 91 डेज से जो कम देगा वो मेरा आंसर होगा। तो नेक्स्ट 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो 12 6 जा 72। अब 91 से 72 छोटा हो गया, तो हमको 91 से कोई मतलब नहीं है, हम 72 को बेस ले लिए। अब इससे छोटा खोजते हैं,
तो 9 डेज में, तो 1 मैन कितने करेंगे 81 डेज में, तो 81 तो 72 से बड़ा हो गया। इसको भी, अब इस लाइन को भी कोई मतलब नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं है। अब नेक्स्ट 6 वुमेन 14 डेज में, तो 1 वुमेन कितने डेज में करेंगे, तो 14 6 या 84, तो ये भी आपका 72 से बड़ा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो सबसे छोटा आपका 72 हुआ, तो 1 बॉय 72 डेज में करते हैं। तो पूछा है इसमें हु आर द मोस्ट इफिशियंट, तो बॉयज आर द मोस्ट इफिशियंट। आपका आंसर में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसमें गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन यही सब दे रखा था, तो आपका बॉयज हो जाएगा, बॉयज आर मोस्ट इफिशियंट। इसका एक मैं शानदार ट्रिक बताता हूँ। शानदार ट्रिक बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। जब भी आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग का हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले हु आर द मोस्ट इफिशियंट, समझ लीजिए जहाँ बॉयज मेंशन कर रखा है बॉयज आर द मोस्ट इफिशियंट। ऐसे भी लड़के सबसे ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, आप लोग भी देखे हुए हैं। कभी कभी बिल्डिंग वगैरह कहीं होता है तो देख लीजिएगा बॉयज ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है। तो जहाँ बॉयज दिखा बस टिक द आंसर, इससे ज़्यादा इजी और शॉर्ट कट और क्या हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपका सपोर्ट चाहिए अभी मुझे। ये मेरा मेडन वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये चैनल मतलब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो थैंक्स ना करके प्लीज़ मुझे 2 से 4 सब्सक्राइबर्स दिलवा दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं तो मैं आपको अभी रिसेंटली जो एनटीपीसी चल रहा है उसका मेंस का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पूरा कंप्लीट पैकेज होगा उसमें, और वो भी बाइलिंगुअल होगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होगा। सो आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, मस्ट कमेंट वॉट एवर यू वांट टू कमेंट मी। Thanks everyone for watching this video. Jai Hind.